जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। सियासत सरगर्म है। आपको पता ही है कि कुछ देर पहले ओम बिरला दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। यह तय था कि विपक्ष को सफलता हाथ नहीं लगने वाली, सो नहीं लगी। बहरहाल यह एक संसदीय प्रक्रिया है और जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित भी नहीं है। लोकतंत्र में इसकी इजाज़त है। इससे अलग आज मैं हाजिर हूँ इस बात पर चर्चा करने के लिए कि हमारे देश के उद्योगपति गौतम अडानी प्रति घंटे 45 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आखिर यह सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके मूल में क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अनिल कुमार पांडे की एक टिप्पणी पर गौर कर लें। गैंगस्टर कैपिटलिज्म एवं कारपोरेट नेशनलिज्म की चकाचौंध में देश की जड़ें कमजोर हो रही हैं। गैंगस्टर कैपिटलिज्म एवं इसके सहयोगियों ने नेशनलिज्म का जामा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ओढ़ रखा है। ये देश को खोखला कर रहे हैं। जाहिर है जो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं इसे समझना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, सहमति असहमति की बात हो सकती है, तो इस पर विस्तार से आगे बढ़ते हैं। हेमंत कुमार झा के साथ। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। तो हेमंत कुमार झा कहते हैं कि नवउदारवाद की यात्रा एक स्वाभाविक और अहम पड़ाव क्रोनी कैपिटलिज्म है। यह तो समझ है, यह तो सामान्य समझ है, लेकिन भारतीय आर्थिकी का चमत्कार देखिए कि यहाँ क्रोनी कैसे गैंगस्टर कैपिटलिज्म में तब्दील होता गया। यह यात्रा वाकई दिलचस्प है। खबर पढ़ रहा हूँ कि उद्योगपति या कहीं बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति पिछले एक साल में लगभग दोगुनी हो गई है। एक साल पहले अडानी महाशय की नेटवर्थ जहाँ 58.2 अरब डॉलर थी, अब यह बढ़कर 106 यानी 106 अरब डॉलर हो गई है। वे आजकल एक घंटा में 45 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 45 घंटा 50 करोड़, प्रति घंटा 50 करोड़। तो गौतम अडानी की इस बेमिसाल आर्थिक सफलता और आमदनी का आलम तब है जब पिछले साल आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनके बिजनेस को चौतरफा झटका दिया था और उनके शेयरों के भाव बहुत नीचे आ गए थे। उस रिपोर्ट के बाद वे जितनी तेजी से गिरे थे उससे बहुत अधिक तेजी के साथ फिर खड़े हो गए और पहले से अधिक खूब अधिक ऊंचे भी हो गए। ऊंचाई मतलब आर्थिक साम्राज्य की ऊंचाई से है। आम लोगों के दिमाग में यह रहस्य खुल ही नहीं पा रहा कि आखिर किसी खास बिजनेसमैन के बिजनेस में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हैं कि उनका साम्राज्य इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि महज एक साल में उनके आर्थिक साम्राज्य में लगभग 82% की वृद्धि हुई है। सुधीजनों को स्मरण होगा कि 2 साल पहले भी ऐसी सुर्खियां थी कि अडानी की पूंजी एक साल में दोगुनी बढ़ गई है। आम आदमी भले ही इस बेमिसाल बेहिसाब आर्थिक सफलता का तकनीकी पहलू नहीं समझ सके, लेकिन मैनेजमेंट कॉलेजों के प्रोफेसर्स और शोधार्थियों के लिए तो यह दिलचस्प केस स्टडी है। उन्हें इस पर शोध करना चाहिए कि इस आर्थिक चमत्कार के पीछे के तकनीकी पहलू आखिर क्या हैं। दिलजले की बात ही छोड़ दें। दिलजले तो झट से आरोप लगा देंगे कि मोदी जी पर कि यह सब उनके राज के सुराखों का परिणाम है कि अडानी जी उनके मित्र हैं, इसलिए सत्ता के समर्थन से दिन दूनी रात चौगुना तरक्की किए ही जा रहे हैं। लेकिन यही तो रिसर्च का टॉपिक होगा कि आखिर कैसे किसी बिजनेसमैन की समृद्धि में इतनी तीव्रता से बढ़ोतरी हो सकती है।
हुई है यह तो स्पष्ट है, लेकिन कैसे, यह अहम सवाल है। कहा जाता है कि नवउदारवादी राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्कृति में क्रोनी कैपिटलिज्म व्यवस्था की स्वाभाविक परिणति है, लेकिन यहाँ तो मामला उससे भी बहुत आगे का लगता है। कनाडा के एक पत्रकार ने इसके लिए एक नायाब शब्द दिया था, गैंगस्टर कैपिटलिज्म। क्रोनी पूंजीवाद यानी बोलचाल के शब्दों में कहे तो याराना पूंजीवाद। लेकिन जब हम गैंगस्टर पूंजीवाद की बात करते हैं तो मामला यारी से बहुत आगे निकलता महसूस होता है। गैंगस्टर का सामान्य अर्थ तो सुधी जन समझते ही होंगे। अगर अडानी ब्रांड पूंजीवाद को गैंगस्टर पूंजीवाद कहा गया तो क्यों कहा गया होगा? हमारी कंपनी को तमाम बड़े बंदरगाह चाहिए तो चाहिए, हमें तमाम हवाई अड्डे चाहिए तो चाहिए, हमें फला क्षेत्र के खनन का स्वामित्व चाहिए तो चाहिए, हमें रेलवे स्टेशनों के स्वामित्व के पट्टे हमारी इन शर्तों पर चाहिए तो चाहिए, हमें कारपोरेट टैक्सेशन में ऐसी पॉलिसी चाहिए तो चाहिए, हमें आर्थिक नीतियों में ऐसे प्रावधान चाहिए तो चाहिए, हमें श्रम कानूनों में ऐसे बदलाव चाहिए तो चाहिए। तो चाहिए कि मुद्रा में खड़े पूंजीवाद को ही तो गैंगस्टर पूंजीवाद कहेंगे ना। फिर साल भर में पूंजी दोहरे आकार में क्यों न बढ़े? यहाँ सवाल प्रासंगिक है कि एक वर्ष में मोदी राज्य का जयकारा लगाते मिडिल क्लास, खासकर लोअर मिडिल क्लास की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उससे भी अधिक प्रासंगिक सवाल यह कि वर्षों में मोदी झोला में 5 किलो फ्री अनाज पाने की लाइन में खड़े 80-85 करोड़ निर्धन की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक मौजूद सवाल कपार पर जैसी राम लिखी भगवा पट्टी पहने, हाथों में तलवार डंडे आदि लिए मोटरसाइकिलों पर नारे लगाते आम राहगीरों को भयाक्रांत करते उन लुम्पेन युवाओं की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई इस दौरान। सटीक रिसर्च तो होने से रहा कि आखिर कैसे पूंजीपतियों का एक छोटा सा समूह महज कुछ वर्षों में अपने आर्थिक साम्राज्य को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया। क्योंकि अगर रिसर्च के फाइंडिंग्स सामने आए तो न जाने कितने चेहरों पर कालिक पूछ जाएगी। गहराई से विचार करें तो गैंगस्टर कैपिटलिज्म और कारपोरेट नेशनलिज्म एक ही नाव पर सवार नजर आएंगे। यहाँ आकर महसूस होता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए बलिदान आदि शब्द कितने घिस दिए गए कि उन पर फिसलते हुए भारतीय राजनीति आज पतन की इस मुहाने पर आ खड़ी हुई है। देश के विकास दर की चंद लोगों द्वारा ऐसी लूट क्या किसी सक्षम और सजग लोकतंत्र में सक्षम है? यह हम सवाल है। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे और गुनेंगे, विचार करेंगे और सवालों का जवाब ढूंढेंगे। जरूरी नहीं कि आप 100% सहमत हों, असहमति की पूरी गुंजाइश है, लेकिन मेरा केवल एक ही आग्रह है कि तमाम पूर्वाग्रहों से आग्रहों से दूर होकर इसे संजीदगी से सुने गुने, क्योंकि यह वक्त की ज़रूरत है, यह वक्त का तकाजा है। आप अगर आज संजीदगी नहीं दिखाएंगे तो कल आपको संजीदा होने के काबिल नहीं छोड़ेगा और बात बहुत दूर निकल गई होगी। तो मेरा आग्रह है कि आप इसे सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, मेरा एक आग्रह और है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।